मेरा नाम अर्शी अली है। मैं रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और साथ साथ मैं राइटर, ब्लॉगर एंड पेरेंटिंग कोच हूँ। इसके अलावा मैं जो है आजकल यहाँ पे मेल्टन वुमेन काउंसिल बज़्म ख़वातीन के साथ जो है लाइव सेशंस दे रही हूँ डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इमोशनल केयर के बारे में, कि जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लोबली हम सब कोविड-19 की वजह से काफी प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं, और साथ साथ ये कि ये हमारे इमोशंस को भी इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूंगी कि बेसिकली इमोशंस क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको इमोशंस का अंदाजा ही नहीं होगा तो आप उसकी केयर कैसे करेंगे। ये तो वही बात हो गई ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, और जो है जी कंटिन्यू करूं मैं गुल? ओके। तो इमोशन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इमोशंस क्या होते हैं। इमोशन बेसिकली हमारे ब्रेन का वो एक फिजिकल मेंटल स्टेट होती है जो हमारा ब्रेन जनरेट कर रहा होता है, और वो जब जनरेट कर रहा होता है तो वो हमें पुश करता है या वो हमें मोटिवेट करता है कि हम रिएक्ट करें। और साथ साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो वही हमारा जो ब्रेन जो इस फिजिकल स्टेट को इमोशंस की क्रिएट करता है, वो हमारे उस बिहेवियर को बहुत ज्यादा एनर्जाइज भी कर रहा होता है। और ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी के जो है इमोशंस जनरेट हुए हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर आप कोई लतीफा सुनते हैं या आपने कोई लतीफा पढ़ा, जब वो आपके ब्रेन में जाता है, रजिस्टर होता है और आपका ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि ये कोई फनी चीज है और वो कितनी इंटेंसिटी के साथ है, तो वो एक इमोशनल स्टेट जो है वो खुशी की या हंसी की जनरेट करता है। और जब वो जनरेट करता है तो वो आपको अंदर से मोटिवेट करता है। ये तमाम चीजें जो है ना सेकंडों में हो रही होती हैं ब्रेन के अंदर। आपको मोटिवेट करता है कि आप जो है हंसें या मुस्कुराएं या खुल के कहका लगाएं। तो जी आवाज बिल्कुल आ रही है? जी बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन ये फनी बात नहीं है, ये खुशी की आवाज बात आ रही है आपको अब मेरी? है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ओ, चलें, तो कंटिन्यू। साथ साथ ये है कि ये आपके उस बिहेवियर को एनर्जाइज भी कर रहा होता है कि आपको किस तरीके से हंसना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब एक ही बात हो रही होती है, बहुत सारे लोग सिर्फ स्माइल पास करते हैं, बहुत सारे लोग हल्का सा थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि एकदम खुल के कहका लगा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ही टाइप का स्टिमुलाई जो होता है वो ब्रेन में इमोशनल स्टेट डिफरेंट तरीके की मुख्तलिफ लोगों में प्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसकी इंटेंसिटी डिपेंड कर रही होती है आपके वक्त, हालात या आपके मूड के ऊपर भी। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि इमोशन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इसके बारे में अवेयर भी होते हैं और समटाइम्स अवेयर नहीं भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे आप वेट जज्बाती करो, मैं कैफियत वैसे होती मैं है। आपको इनवाइट करती हूँ तो आप उठाओ। हमारी बहुत सारी जज्बाती कैफियत ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि इस वक्त हम किस टोन या मूड के अंदर हैं। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि बाज औकात हमें पता भी नहीं चलता कि इस वक्त हमारा क्या मूड है, और आपको ऐसे बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द भी मिलेंगे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इमोशंस या इमोशनल स्टेट के ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इमोशनल स्टेट आती है। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से आपका मूड हमेशा बहुत अच्छा, खिलखिलाता हुआ, हशाश बशाश और एक खुशी की कैफियत में रहे। तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, वो बिल्कुल एंड में आके मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हम मुख्तलिफ इमोशनल स्टेट्स में आते हैं उसका रीजन क्या होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है लोगों के अपने ऊपर भी, उनके अपने परसेप्शन, अपने स्टाइल पे, कि वो किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से ले रहे होते हैं। जैसे इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे मेंटल सेट होते हैं, जैसे हाँ, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे लाइफ में जो हर चीज में पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे होते हैं।
कुछ ऐसे मिलेंगे जो हर चीज में नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे होते हैं। तो जिस तरीके का आपका मेंटल सेट होगा या जिस तरीके से आप सिचुएशन को या चीजों को एनालाइज करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं या परसीव कर रहे होते हैं, उसी तरीके के आपके इमोशंस जनरेट हो रहे होते हैं। जैसे अगर आप हर चीज में पॉजिटिविटी देख रहे हैं तो आपके बहुत हेल्दी, खुशी के इमोशंस, जॉयफुल, वो जनरेट होंगे। लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं या जज कर रहे हैं या उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप यकीन करें कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो जनरेट होंगे, जैसे कि गुस्सा या नफरत का इमोशन। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि इमोशंस जनरेट होने की एक और वजह ये होती है, जो कि बहुत ज्यादा देखने में भी आ रही होती है, वो ये होती है कि अगर हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू करते हैं, कंपैरिजन, जहां हमने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू किया एजुकेशन वाइज या उनके रहन सहन के हिसाब से या उनके कपड़े पहनने के हिसाब से या उन्होंने जिस टाइप के अपना लाइफ स्टाइल बनाया है उसके हिसाब से उनको उनको उनके साथ अगर अपने आप को ज्वाइन कर लिया या उनके हिसाब से अपने आप को जो है हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो ये चीज, अब ये कंपैरिजन इस लिहाज से भी हो सकता है, जैसे अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि ओहो मेरे पास तो फॉर इंस्टेंस ये वाला चॉपर नहीं है, मेरी फ्रेंड के यहाँ या मेरे नेबर के पास ये वाला चॉपर है और ये वाला मेरे पास होना चाहिए। अब जहां मैंने ये कंपैरिजन स्टार्ट किया तो मेरा माइंड जो है वो माइंड तो या ब्रेन जो होता है बेसिकली बहुत मासूम होता है। आपने जिस तरीके की भी थॉट जनरेट की, माइंड उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। माइंड का अपना कुछ भी नहीं होता है, ये सारा आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर जैसे मैंने ये थॉट जनरेट की कि ओहो मेरे पास तो ये चीज नहीं है और मेरी दोस्त के पास ये चीज है, तो वहीं पे मेरा माइंड जो है चीजों को इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा जैसे मैं एक बेचारगी की कैफियत में आ जाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा जो है ब्लेस्ड नहीं हूँ या मुझ पे अल्लाह की ब्लेसिंग्स नहीं है या मुझे वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो लोगों को मिल रहा है, क्योंकि मेरा माइंड उस सिचुएशन को जो मैंने एक थॉट क्रिएट की है वो उसी के लिहाज से जज करना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि जो कंपैरिजन है ये बहुत ज्यादा जो लिंक करता है आपके नेगेटिव इमोशन से, और समटाइम्स कंपैरिजन करते करते ब्रेन इस हद तक चला जाता है कि वो हमारे अंदर एंगर के, नफरत के और हसद के और जलन के जो है वो इमोशंस जनरेट कर देता है, और हमें पता भी नहीं होता है कि हम जो है वो किस टाइप की चीजें अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं। साथ साथ ये मैं कहना चाहूंगी कि इमोशंस में लैक ऑफ सपोर्ट का भी बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, कि अगर आपको सपोर्ट नहीं है अपने फैमिली की, फ्रेंड्स की या लोगों की, तो वो भी आपके अंदर काफी हद तक नेगेटिव चीजें जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि चूंकि मैं जो ये बताना चाह रही थी कि इमोशनल केयर और कोविड-19 का क्या लिंक है, तो कोविड-19 के आने से पहले असल में जिस टाइप की भी आपकी इमोशनल कैफियत होगी, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा खुश रहने के आदी हैं या आपके अंदर बहुत ज्यादा नफरत का एलिमेंट है या बहुत ज्यादा गुस्सा करने का आपको वो रहता है कि हर वक्त आप गुस्सा करते रहते हैं या चिड़चिड़ेपन का आप शिकार थे कोविड-19 आने से पहले, तो जैसी कोविड-19 आया और वो आते ही लॉकडाउन हुआ और आपको ऐसा लगा कि अब हम किसी से मिल नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, हम अपनी पार्टी नहीं कर सकते हैं, हम इंजॉय नहीं कर रहे उस तरीके से जैसे हम पहले कर रहे थे। तो जिस इंसान का जो टेम्परामेंट, जो इमोशनल रिएक्शन उसके आने से पहले था, कोविड-19 ने एक्चुअली उसको यहाँ से यहाँ कर दिया। ऐसा नहीं है कि एक खुश रहने वाला इंसान एकदम से डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं, जिसके अंदर सैडनेस का इमोशन होगा वही कोविड-19 के आने के बाद जो है मूड या लो मूड या डिप्रेशन साइड पे जाएगा। जिसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत करने का या गुस्सा करने का इमोशन होगा, तो कोविड-19 आने के बाद, लॉकडाउन के बाद या उसके जिस तरीके से वो आया था या अभी भी हमारी लाइफ में मौजूद है, तो उसमें जैसे गुस्सा अगर आपका इतना है तो वो उस हालात में या उसके अंदर वो इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके का स्ट्रेसर है
और स्ट्रेसर जब भी आपकी लाइफ में आएगा तो आपके अंदर जो पहले से मौजूद होगा स्ट्रेसर कंप्रेस करके उसी को बाहर लेकर के आएगा। तो यहाँ पे ट्रिगर्स बताने का मकसद ये है कि आपके अंदर जिस टाइप के भी ट्रिगर्स मौजूद हैं वो इतने हैं, अगर पहले तो वो इतने हो गए हैं कोविड-19 आने के बाद। सिर्फ ये आपके अंदर नहीं, ये अराउंड द वर्ल्ड में बात कर रही हूँ, हर किसी के अंदर इसी तरीके की चीजें देखने में सामने आई हैं। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि लैक ऑफ सपोर्ट भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इमोशंस को जनरेट करने में। साथ साथ बाज़ जैसे आपकी शादीशुदा लाइफ होती है, उसमें अगर आपकी डिवोर्स हो गई, ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में और वो भी आपको एक नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेके जा रहा होता है। या अगर आपकी सेपरेशन हुई हुई है, जैसे आपकी अभी डिवोर्स नहीं हुई लेकिन आप सेपरेट हुए हैं, यानी आप ना इधर के ना उधर के, तो वो भी एक अजीबोगरीब कैफियत होती है इमोशंस की जो आपके अंदर जनरेट हो रही होती है इसी सिचुएशन की वजह से। साथ साथ ये होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो उसमें बाज़ औक़ात इन लॉज का प्रेशर होता है, या बाज़ औक़ात जो होता है नंदों के मसले मसाइल होते हैं, तो वो भी आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस को जनरेट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन लॉज अच्छे होते हैं, बाज़ औक़ात आपका अपना ऐसा टेम्परामेंट होता है कि आप किसी की लाइफ में नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में करे, आपके अंदर भी इतना पोटेंशियल हो सकता है कि वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट करे। जैसे मैं इसमें यहाँ इस जगह में आपको अपना एक पर्सनल वाकया सुनाना चाहती हूँ कि ये मुझे कैसे क्लिक हुआ कि जरूरी नहीं है कि लोग आपको इमोशनली डिस्टर्ब करें, बाज़ औक़ात आपका रवैया, आपके जेस्चर्स भी लोगों को इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे कोविड-19 से पहले हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज वगैरह हुआ करती थी, तो उसमें जैसे किसी भी गैदरिंग में है और वो तमाम फीमेल गैदरिंग्स हुआ करती थी, तो उस गैदरिंग में जैसे किसी ने कहा कि चलो गाना गाते हैं, या गाना गाना स्टार्ट किया और उसमें मैंने भी गाना गाना शुरू कर दिया। तो मैं ये देखती थी कि मेरी जो फ्रेंड्स हो सकता है उनमें से कुछ सुन भी रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ये देखती थी कि उनमें से कुछ जो होती थी कि फौरन उन्होंने अपने कान पे हाथ रख लिया, कुछ ने जो है अगर कोई कुशन है तो वो अपने कान पे रख लिया, किसी ने कुशन खींच के मार दिया, और मैं उसको बहुत फन लिया करती थी। मैं ये समझती थी कि यार, और मैं उनको बकायदा उनके मुंह पे कहा करती थी कि यार तुम लोग वाकई मेरे गाना गाने से जलते हो, तुम्हें पता ही नहीं है मैं कितनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ और मेरा कितना अच्छा है, और तुम लोग जो है ना, तुम लोगों को हजम नहीं होती है ये बात। अच्छा, ये करते करते मुख्तलिफ गैदरिंग्स में ही होता रहा। फिर एक दिन मुझे ये क्लिक हुआ कि नहीं अर्शी, ये ऐसा नहीं है। अगर हर सिचुएशन में लोग अपने कानों में उंगलियां ठूस रहे हैं या अब तकिए में मुंह दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आवाज पोटेंशियली एक स्ट्रेसर है उनके लिए। आप जो है उनके इमोशंस को बहुत ज्यादा नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि उनके अंदर गुस्सा या इस टाइप के इमोशंस जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन आपके ऊपर इम्पैक्ट डाले। बाज़ वक़्त आपका अपना रवैया, आपका अपना बिहेवियर भी किसी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर सकता है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये कहूंगी कुछ ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल्स भी होते हैं जिसकी वजह से जैसे हम सब पेरेंट्स हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि बाज़ वक़्त हम कोई ऐसी बात कह देते हैं अपने बच्चों को, वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं या वो जो है वो जिद करने लग जाते हैं। तो हमारा अपना स्टाइल, उसे भी हमें गौर करना चाहिए उस पे भी कि उसकी वजह से किस टाइप के इमोशंस बच्चों में हम जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसा होता है बाज़ वक़्त आपकी जो है फिजिकल हेल्थ होती है जिसकी वजह से भी आपके अंदर आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर आपको फ्लू हो जाए इवन, या आपको बुखार हो जाए, ये तो एक वक्ती कैफियत होती है, लेकिन इसमें भी आप देखें मूड कितना चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती है, आपको मजा नहीं आ रहा होता है, या आपको जो है वो लाइफ उस तरीके से आप इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। फिर आप देखें वो लोग जो कि टर्मिनल इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं, फॉर इंस्टेंस वो लोग जो कैंसर के पेशेंट हैं, या वो लोग जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, या वो लोग जिनको और दूसरे जैसे हेल्थ इश्यूज होते हैं, या दर्द की तकलीफ होती है जो जा ही नहीं रही होती है। यानी बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आपके इमोशंस बहुत
ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि एज फैक्टर भी होता है इसमें। जैसे अगर आप नौजवानी में हैं या आप जैसे 16, 17, 18 में, तो उस टाइप पे आप देखें आपके इमोशंस कितने जबरदस्त होते हैं, आपको हर चीज जो है वो रैम्बो कलर में नजर आ रही होती है और आप हर चीज को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है या जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आप देखें आपका वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लग जाता है, इमोशनल रिएक्टिविटी का ग्राफ। इसी तरीके से जब आप फॉर इंस्टेंस 40 के 50 साल की उम्र में आते हैं, आप देखें उसमें खवातीन में बहुत सारी जो है जिस्मानी तब्दीलियां आ रही होती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल ये होता है कि उनके इमोशंस भी चेंज हो रहे होते हैं। जैसे गुस्सा आने लग जाता है या उनको जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है या एक बिजारियत की कैफियत तारी हो जाती है। वो सब इस वजह से होता है कि उनके अपने अंदर जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थायराइड के भी थायराइड ग्लैंड के भी जो है उसके सही ना होने की वजह से या उसकी जो सिक्रेशन है उसके भी ज्यादा या कम होने की वजह से भी आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा होता है। फिर इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि बाज़ औक़ात आपकी लैक ऑफ एजुकेशन भी आपको इस तरफ लेके जा रही होती है कि आपको समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशन में। फिर मैं आपको ये कहूंगी कि आपका बिलीफ सिस्टम भी इस टाइप का होता है कि जैसे अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आज कुछ ना कुछ बुरा होगा, तो काली बिल्ली ने तो बेशक रास्ता काट लिया, उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने रास्ता काटा है और मैं दूसरे के साथ मैंने क्या कर दिया। और अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि काली बिल्ली से आपका एक बिलीफ सिस्टम अटैच है, तो क्या होगा, आप अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद ही जनरेट करने लग जाएंगे कि आज मेरे साथ यकीनन कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके और दूसरे इमोशंस सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं और आप एक तरीके के ट्रैप में आ जाते हैं। और अगर कुछ नहीं भी होना होता है ना, तो जो थॉट्स आप अपने माइंड में जनरेट कर रहे होते हैं वही आपसे कुछ ना कुछ गलत करवा देती है। एंड देन फिर आप कहते हैं कि देखें मेरा बिलीफ सिस्टम तो सच साबित हुआ, वाकई बिल्ली ने रास्ता काटा था, जब भी तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जिस दिन आपके साथ कुछ बुरा होता है या कुछ सही नहीं हो रहा होता है और उस दिन अगर काली बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा, तो आप किस चीज के ऊपर ब्लेम करते हैं? फिर सोचिएगा इस बारे में। अच्छा, इसी के साथ साथ कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गुलनाज से यही बात हो रही थी, तो एकदम से एक पॉइंट सामने आया, वो था नजर लगने का। जैसे अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि अगर आपका कोई भी काम गड़बड़ हो रहा है, सॉरी टू से गुलनाज, लेकिन अगर आपका कोई काम गड़बड़ हो रहा है और आपका यही बिलीफ सिस्टम है कि नजर लग गई है, तो ये बहुत आसान होता है, आपने फौरन जो है नजर लगने को ब्लेम कर दिया। आपने दूसरी चीजें नहीं चेक की कि मेरा ये काम क्यों खराब हो रहा है, इसकी क्या वजह है, मुझे कौन सा बटन प्रेस करना था या मुझे क्या करना था। लेकिन क्योंकि बिलीफ सिस्टम का ये है कि बिलीफ सिस्टम पे जैसे आपने ब्लेम किया कि भाई मुझे तो नजर लग गई या ये ऐसा हो गया, क्योंकि आप उसको चेक नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको नाप नहीं सकते कि कितने इंच का था, कैसे हो गया और उसका कलर क्या था, क्योंकि बस ये एक बिलीफ सिस्टम होता है आपका। और आपने जैसे उसके ऊपर ब्लेम डाला, आप एकदम रिलैक्स हो गए, वाकई में नजर लगी है या काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, क्योंकि ये आपकी अपनी एक अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि बिलीफ सिस्टम भी आपको जो है आपके इमोशंस को काफी हद तक अप एंड डाउन करने में हेल्प कर रहा होता है। हेल्प नहीं कहूंगी मैं इसको, अप एंड डाउन करने में आपको प्रोग्रेस कर रहा होता है। साथ साथ ये है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है ना, काफी हद तक आपके बिलीफ सिस्टम से अटैच होता है कि आपको जैसे बहुत ज्यादा अगर गुर्बत है और आप अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने के चांसेस हैं। और लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से मैंने ऐसे भी बहुत अमीर लोग देखे हैं कि जो खुश नहीं है या जिनकी जज्बाती कैफियत उनके कंट्रोल में नहीं है, या वो बहुत सारे इमोशनल या जज्बाती प्रॉब्लम्स का शिकार है।
तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, और इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, और ये बहुत सारी और दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। साथ साथ एक और इमोशंस को अप एंड डाउन करने का जो मेजर फैक्टर है जो हम जैसे लोगों के लिए जो यहाँ कनाडा में है, वो है माइग्रेशन इटसेल्फ। कि जब आप माइग्रेट करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो आप ये सोचें कि कितना ज्यादा आप एक जज्बाती बहरान का शिकार होते हैं। कि जब आप जैसे यहाँ मैं अगर अपना तजुर्बा शेयर करूंगी, जब मैं यहाँ नई नई आई, तो जिस वक्त मैं यहाँ आई तो एक हफ्ते तक तो मैं बहुत ज्यादा एक खुशी की कैफियत में रही, कि मेरे अंदर खुशी के जज्बात आए, इमोशंस आए कि वाह मैं कनाडा आ गई, कितनी अच्छी जगह है और ये है वो है। लेकिन आफ्टर 1 वीक मुझे रियलाइज हुआ, जो मैं बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि मुझे आफ्टर 1 वीक मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना यहाँ पे अम्मी अब्बू हैं, ना यहाँ बहन भाई हैं, ना यहाँ पे प्यारे प्यारे कोलीग्स हैं, ना यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, ना यहाँ मेरी प्यारी प्यारी कजन्स हैं, ना यहाँ मेरे चचा है, ना यहाँ ताया है, ना मामू है, ना मुमानिया है, ना खाला। यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ मेरी कम्युनिटी भी नहीं है। तो उसके बाद आप सोचें कि इस थॉट ने मेरे इमोशंस के साथ क्या किया होगा। तो माइग्रेशन इटसेल्फ, क्योंकि आप अपनी रूट्स पीछे छोड़ के आ रहे होते हैं ना, तो बहुत फिर मुश्किल होता है एडजस्ट करना, यहाँ चीजों को समझना और अंडरस्टैंड करना, फिर यहाँ दोबारा से अपनी रूट्स को जो है ग्रो करना। इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि बाज़ अगर ट्रैवलिंग इटसेल्फ आपके जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से, अगर आप अगर पाकिस्तान की मिसाल दूं, जैसे कराची से आप हैदराबाद गए, लाहौर गए या इस्लामाबाद आपने ट्रैवल किया, तो ट्रैवलिंग इटसेल्फ भी आपके इमोशंस को अप एंड डाउन करने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर रहा होता है। हेल्प नहीं कहूंगी मैं अगेन, यानी आपके इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब कर रहा होता है। साथ साथ ये है कि आपका फोकस क्या है लाइफ में, इस पे भी आपके इमोशंस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं ट्रिगर्स को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब हम आते हैं अपने बेसिकली स्ट्रैटेजीज की तरफ, के कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में हर वक्त यूज करते रहें, हर वक्त उनको आप इस्तेमाल करते रहें, या आप उनको इम्प्लीमेंट करते रहें या प्रैक्टिस में रखें, तो आप बिलीव करें कि आप हमेशा पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा। नो मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, स्ट्रैटेजीज की जहां तक बात है उसमें, अच्छा स्ट्रैटेजी से पहले मैं पूछना चाहूंगी गुलनाज, कोई सवाल है अभी तक? आपने इतनी अच्छी तरह से सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई सवाल ही नहीं बचा, और ये सारी चीजें फैक्ट हैं और हम लोगों के ऊपर हो चुकी हैं, इसलिए वी नो एवरीथिंग। सही सही। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो इतने सारे और टिकर्स, एक बात मैं कहूंगी कि जैसे आप कह रहे हो ना, तो ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं और दरमियान में एक कोविड आ गया, मैं कई एक दो लोगों को जानती हूँ जो फेसबुक के ऊपर, यानी अभी वो लोग मूव हुए और साथ ही कोविड आ गया, तो उनके लिए तो वो फिर डबल सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो हाँ वाकई वो फिर उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट होता है ये, सही। तो वो उसको अब ट्रिगर करने में बहुत ज्यादा, सिचुएशन बहुत काम करती है। एक तो कोविड यस। की सिचुएशन, ऊपर से आपकी जो ट्रेवलिंग और आपका जो यहाँ पे वहां से मूव होना। इट्स नॉट एन इजी जॉब आई वुड से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कोविड आया तो उस वक्त जैसे एक अनसर्टिनिटी पाई जा रही थी, कि आपको पता ही नहीं था कि अब क्या होगा और ये वायरस कहाँ रुकेगा। और जैसे हमें वुहान से या चाइना से ये खबरें मिल रही थी कि वायरस ऐसा आ गया है, फिर हमने ये देखा कि ऐसा ऐसा वो वायरस ग्लोबली फैलना शुरू हो गया, फिर ये मुख्तलिफ मुल्कों में आने लगा, फिर इसके ऐसा ऐसा जब डेथ रेशियो बढ़ने लगा वर्ल्ड वाइड, तो आप सबने ये देखा होगा कि एक तरीके की खौफ और हरास की कैफियत अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट हुई। लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए, और उसी वक्त जो है वो लॉकडाउन भी आया, और लॉकडाउन में जो था आपको घर के अंदर बैठना है। अगर आप बाहर पाए गए, तो जैसे यहाँ कनाडा में तो ये था कि अगर आप बाहर निकले तो आपको टिकट मिल जाएगा, और यहाँ बहुत सारे लोगों को बाकायदा टिकट मिला है कि आप घर से बाहर क्यों निकले, यानी उनको जुर्माना लगा अच्छा खासा।
तो और साथ साथ ये कि जैसे जैसे फिर डेथ रेशो बढ़ने लगा तो लोगों को ये हुआ कि कहीं हमें ये वायरस लग गया और हम कहीं मर ना जाए, तो एक मरने का भी जो है वो खौफ बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। और ये जब इस टाइप के बहुत सारे खौफ डेवलप हुए तो उसके अंदर जो आपकी जज्बाती कैफियत, जो जिस टाइप की आपकी रिएक्टिविटी या इमोशंस जो पहले से आपके अंदर मौजूद थे, या जिस तरीके से आप सिचुएशन से डील करते थे, वो अगर इतने थे तो आप यकीन करें उस लॉकडाउन ने उसको बढ़ा के यहाँ तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जगहों पे सुनने में आया कि लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया, और समझ नहीं आ रहा लोगों को कि घर में कैसे टाइम स्पेंड करें। तो अब जैसे अभी दोबारा से यही सिचुएशन आ चुकी है कि हमें स्टे एट होम का ऑर्डर आ चुका है और हम सब घरों में बैठे हुए हैं, और दोबारा से जो है, लेकिन इस दफा मैंने देखा है कि लोग उस तरीके से खौफ और हिरास का शिकार नहीं है जैसे पिछले टाइम थे, लेकिन अभी भी वेरिएंट की वजह से काफी खौफ पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपसे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स रखेंगी, आपके दिमाग को रिलैक्स रखेंगी, और इसकी वजह से अगर आपको जैसे सर दर्द बहुत ज्यादा होने लग गया है वो नहीं होगा, आपका मूड बहुत ही स्टेबल हो जाएगा, आपका जो है आपके अंदर एक खुशी की कैफियत रहेगी, और आप जो है बहुत ज्यादा इमोशनली परसिस्टेंट अपनी लाइफ में हो जाएंगे। उसमें जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, ये आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी, इवन आप ड्राइव करते हुए भी, वॉक करते हुए भी आप कर सकते हैं, दैट इज डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बेसिकली क्या है कि डीप ब्रीदिंग में आप जो है वो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डीप ब्रीदिंग में आपको कौन सी वाली डीप ब्रीदिंग करनी है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और पर्सनली मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, वो है 4-7-8 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग की 4-7-8 डॉक्टर एंड्रयू विल ने डेवलप की, और उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आती है, आपके मूड को एनहांस करती है, आपकी सैडनेस को खत्म करती है। या आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, या उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, या खौफ की कैफियत आती है, उसको भी काफी हद तक कम करती है। और अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इससे रिलेटेड और भी चीजें मिलेंगी जो डॉक्टर एंड्रयू ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया भी करते किस तरीके से। 4-7-8 का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझें कि आपको अपनी नाक से जो है ना इनहेल करना है, काउंट 4। नाक से इनहेल करेंगे काउंट 4, और उसको होल्ड करेंगे काउंट 7, और जब आप उसको एक्सहेल करेंगे माउथ के थ्रू काउंट 8। ठीक है, लेकिन जब आपको इसको एक्सहेल करना है तो आपको वूशी साउंड क्रिएट करना है। अब मैं आपको इसका एक पूरा साइकिल करके बताती हूँ, और मैं जैसे जैसे फिंगर खोलूंगी आप समझ जाइएगा, और आप भी मेरे साथ कीजिए, आप भी मेरे साथ ये कीजिए। पहले मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, फिर हम इसके 4 साइकिल करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 गो। समझ आया कि आपने इनहेल करा काउंट 4, होल्ड करा काउंट 7, और एक्सहेल करा काउंट 8। अब इसका रीजन क्या है कि जब आपको इनहेल करने के लिए कहा जाता है, आपको पता है कि आपको इनहेल करना है, तो आप 4 सेकंड में मैक्सिमम इनहेल कर लेते हैं। फिर आपने उसको 7 सेकंड के लिए, या काउंट 7, एटलीस्ट 7 सेकंड लगते हैं इसको, तो उस दौरान क्या होता है, आपने इसको होल्ड करा, तो जब आप इसको होल्ड करते हैं तो ये आपकी शैलो ब्रीदिंग नहीं होती है। हम दिन भर में शैलो ब्रीदिंग करते हैं, ये हमारी शैलो ब्रीदिंग है। ठीक है, ये हमारी जो है 4-7-8 डीप ब्रीदिंग है। इसमें आपके पूरे लंग्स का एक एक पोर्शन जब आप होल्ड करते हैं यूटिलाइज होता है, और जितनी आपने ऑक्सीजन ली होती है वो तमाम जो है ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है, और वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, और वो एक
बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक्सचेंज होता है आपके लंग्स में। और उसके साथ ही जब आप उसको एक्सेल करते हैं, यानी पूरी कुवत लगाते हैं, और आपको पता है कि आपको डबल टाइम यानी पूरे 8 सेकंड या 8 काउंट करते हुए इसको बाहर निकालना है, तो आप एक पूरा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने लंग्स के ऊपर, और साथ साथ आप एक वूशी साउंड क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इटसेल्फ एनालाइज करें कि ये वूशी साउंड इटसेल्फ आपको, आपके ब्रेन को एक ये मैसेज देता है कि यू आर रिलीजिंग समथिंग। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन बहुत मासूम होता है, आपने जो थॉट जनरेट की, ब्रेन उसी तरीके के इमोशंस जनरेट करना शुरू कर देगा। ब्रेन को कुछ नहीं पता होता है, ये सारा आपके अपने थॉट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कैसी थॉट क्रिएट की। तो ब्रेन इसको परसीव करता है कि यू आर रिलीजिंग समथिंग, यू आर प्रेशराइजिंग समथिंग एंड देयर इज समथिंग विद फोर्स। और साथ साथ क्या होता है, आप इसके ऊपर फोकस करें कि आप यू आर एक्सेलिंग समथिंग, कुछ प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, आप एक साउंड को सुन रहे हैं। अब चले इसका हम एक और साइकिल करते हैं। अब आप मुझे गौर से देखिएगा। एक्चुअली मैंने बहुत तेजी से खोल लिए थे, इसको आराम आराम से आपको खोलना है और काउंट 8 करना है। अच्छा, इसी डीप ब्रीदिंग को आप जो है वॉक करने के दौरान भी कर सकते हैं। वॉक करने के दौरान आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आप एवरी 4 स्टेप के ऊपर आपको इनहेल करना है, उसके अगले 7 स्टेप्स के ऊपर आपको इसको होल्ड करके रखना है, उसके अगले 8 स्टेप्स जो आप ले रहे हैं या कदम जो आप उठा रहे हैं, उसमें आपने वूशी साउंड के साथ आपने इसको बाहर निकालना है। अच्छा, मैं जब वॉक करती हूँ तो मैं इसके एटलीस्ट 4 साइकिल लेती हूँ। अच्छा, डॉक्टर एंड्रयू ने कहा है कि इसका आप 4 साइकिल आप सुबह ले लें, 4 साइकिल आप रात में ले लें, अगर आपकी जज्बाती कैफियत इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है तो ये आपको सारा दिन जो है आपके मूड को बहुत ज्यादा प्लेजेंट रखने में हेल्प करेगा। और 4 साइकिल लेने में मुश्किल से, देखें अभी से आपको नींद आनी शुरू हो गई। तो जो 4 साइकिल है वो इटसेल्फ आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, और वो जो 4 साइकिल है वो इनफ है इन द मॉर्निंग और सोने से पहले। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जज्बाती कैफियत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा है, या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, या आपको लगता है कि बस अब मैं क्या करूं ना, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट 1 वीक, ये मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट 1 वीक अपने मोबाइल पे एक टाइमर सेट करें एवरी आवर का। हर घंटे में आपको ना सिर्फ 1 मिनट में ये 4 साइकिल लेने हैं। तो विद इन अ वीक आपको एकदम से अपने अंदर एक ठहराव, आपकी जज्बाती कैफियत में आपको एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड और रिलैक्सेशन महसूस होगी। जी, वैसे गुस्से में ब्रीदिंग, जो आउट ब्रीदिंग है वो तो बड़ी अच्छी होगी, बड़ी पावरफुल होगी गुस्से में। वो जो 4, 7, 8 में मैंने कहा जो 8 वाला पार्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा, सारा हाँ प्रेशर हाँ रिलीज हो जाएगा जो आपके अंदर भरा हुआ है हाँ हाँ, या बिल्कुल सही कह रही और हैं। ये डीप ब्रीथिंग के बाद आपकी वो जो रिलैक्सेशन वाली है वो इससे रिलेटेड है? जी जी, वो रिलैक्सेशन वाली से रिलेटेड है कि उसमें आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो है रिलैक्सेशन म्यूजिक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप उसको अपने यूट्यूब पे अपने मूड के हिसाब से सर्च करें। जैसे बहुत से लोगों को नेचुरल म्यूजिक पसंद है, जैसे कुछ इस टाइप के आपको मिलेंगे, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। उसमें जैसे आपको पानी गिरने की आवाज है, रेनफॉल है, आपको जो है बर्ड्स का साउंड है कि पानी भी गिर रहा है, बर्ड्स की आवाज आ रही है, आप जस्ट अपनी आंख को बंद करें, उस साउंड के ऊपर फोकस करें, आप देखेंगे कि आपकी जो नर्व्स हैं और आपका जो माइंड है वो आहिस्ता आहिस्ता सूदिंग की तरफ जा रहा है, कंफर्टिंग की तरफ जा रहा है, रिलैक्स होने की तरफ जा रहा है। तो ये भी आप सोने से पहले या दिन में आपको ऐसा लग रहा है कि मूड बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, तो आपने बस वो लगाया। सबसे पहले आपने 4 ये साइकिल लिए,
और फिर आपने ये म्यूजिक सुना या वो रिलैक्सिंग म्यूजिक आपने थोड़ा सा सुना, तो आपको काफी हद तक अपने अंदर फर्क महसूस होगा। और अगर आप ये मुस्तकिल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके मूड में एक हशाशियत और बशाशियत ही रहेगी हमेशा, और आप हमेशा खिलखिला के हंसते रहेंगे। ठीक है, अब हम और चलते हैं। सुबह के वक्त अर्शी जब हम उठते हैं तो चिड़ियों की और वो बर्ड्स की आवाज आपको कितनी रिलैक्स कर रही होती है। सुबह हाँ के वक्त एक तो इतना मौसम इतना ज्यादा वो होता है, अच्छा होता है, यानी कूल। गर्मियों में भी अगर सुबह सुबह उठे तो वो थोड़ा ठंडक महसूस होती है। और हाँ, दूसरा ये बर्ड्स की आवाज तो इतनी ज्यादा सूदिंग होती है, इतना मजा आ रहा होता है, इतनी वो और कानों को इतनी अच्छी लगती है वो बहुत अच्छी आवाज। लगती है, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जैसी आपकी सुबह आंख खुलती है ना, तो बिस्तर से उठने से पहले आप ये 4 डीप ब्रीदिंग साइकिल मुकम्मल कर लें। इसमें आपको मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा। मेरे ख्याल में इतना तो आप अपने आप को जज्बाती तौर पे रिलैक्स करने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। और इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री है। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपने जो है फोकस किया और ये 4 आपने डीप ब्रीदिंग के साइकिल कंप्लीट किए। उसके बाद आप चाहे बाहर खड़े हो जाएं, आप फिर चाहे रिलैक्स म्यूजिक सुने, चाहे आप वॉशरूम चाहे जाएं, या आपका जो दिल चाहता है आप कीजिए। फिर इसके साथ साथ मैं कहूंगी एक और चीज जो बहुत मजे की चीज है, दैट इज इंस्टेंट चार्जर। इंस्टेंट चार्जर ये मेरी अपनी टर्म है और ये मैंने खुद इवॉल्व की है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में इंस्टेंट चार्जर तलाश करें। इंस्टेंट चार्जर आपकी लाइफ के फिजिकल और नॉन फिजिकल वो चीजें होती हैं कि जब आप बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, बहुत लो फील कर रहे होते हैं, आप चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा होता है, या समटाइम्स आप भरे हुए होते हैं। सिर्फ डाउन ही नहीं, बाज़ आप भरे हुए भी होते हैं ना। यहाँ जी, पे वो मैं कहूंगी बहुत से लोगों का इंस्टेंट चार्जर जो है ना वो चाय है। यस, यस, ये भी मैं चाय बताती से है आपको। तो आपको वो देखा, मैंने गेस फिजिकल कर लिया। गैस कर लिया आपने। तो आपने फिजिकल और नॉन फिजिकल इंस्टेंट चार्जर की मैं कहूंगी कि आप एक लिस्ट बना लें, और ये लिस्ट आप अपने कबर्ड में लगा लें, या अपनी डायरी में, या अपनी साइड टेबल पे रख लें कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप भर गए हैं बहुत ज्यादा, आपका मूड चिड़चिड़ा हो गया है, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये आपकी अपनी कैफियत है तो आपको पता होगा कि इस वक्त आप किस कैफियत से दो चार हैं। तो उस टाइम ना आप फौरन उस पेपर की तरफ गए, आपने फौरन उसको स्कैन किया, और आपने जो है उसमें से बेस्ट जो उस वक्त आपके मूड को सूट कर रहा है आपने सिलेक्ट किया, और आप अपने आप को प्लग इन किया, और आप चार्ज हो गए। तो बेसिकली इंस्टेंट चार्जर आपको इंस्टेंटली एनर्जाइज करेंगे, रिजुवनेट करेंगे, आपको रिलैक्स करेंगे, आपको कंफर्ट करेंगे। अब ये इंस्टेंट चार्जर क्या है? इंस्टेंट चार्जर की एक लंबी लिस्ट है, इसमें मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, आप चाहें तो वहां से भी इस पूरी लिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। उसमें जैसे कि गुलनाज ने मेंशन किया कि चाय भी आपका इंस्टेंट चार्जर हो सकता है। बाज़ आपको कोई ऐसा दोस्त होता है जिसको आपने बस फोन लगाया और उससे आपने अपने दिल की बात की, आपने उससे हंसी मजाक किया, या आपने उसकी आवाज सुनी और आप एकदम से चार्ज हो गए। या इंस्टेंट चार्जर ये भी हो सकते हैं कि आपने डीप ब्रीदिंग आपने की और आप एकदम से चार्ज हो गए, या आपकी एनर्जी एकदम से वापस आ गई और आप बहुत अच्छा महसूस करना आपने शुरू कर दिया। साथ साथ इंस्टेंट चार्जर में ये भी हो सकता है कि आपने कुछ खा लिया, या आपने इंस्टेंट चार्जर कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि उन्होंने कुकिंग और बेकिंग शुरू कर दी, तो उससे भी वो अपने उस इमोशनल कैफियत से जान छुड़ा लेते हैं। या बहुत सारे लोगों के लिए इंस्टेंट चार्जर वॉक करना होता है, या अपने बहन भाइयों को फोन कर लिया, या जो है अपने बच्चों के साथ बैठ के कोई गेम खेल लिया, वो भी आपको इंस्टेंटली चार्ज कर देते हैं। या बहुत से लोगों के लिए स्विमिंग हो गया, या आपको अगर सिलाई आती है तो आप सिलाई मशीन, जैसे एक खातून ने मुझे एक दफा बताया कि मेरा जब भी मूड खराब होता है मैं सिलाई मशीन लेके बैठ जाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा उससे क्या होता है, कहती बस मैं सीती जाती हूँ और मेरा गुस्सा निकलता जाता है। बाज़ हस्बैंड्स भी आपके बहुत अच्छे इंस्टेंट चार्जर होते हैं। वो कैसे कि आप उसको कहते हैं भाई मैं बहुत गुस्से में हूँ और बस अभी आपको सिर्फ मेरी बात सुनी है, और आपके अंदर जो कुछ है आपने अपनी भड़ास निकाल दी। अगर वो आपके मूड को समझते हैं तो वो आपको निकालने देंगे, और वो उस वक्त रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि उसके इंस्टेंट बाद डबल चार्जर निकालेंगे अर्शी।
उस वक्त रिएक्ट नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने केस में ये कह सकती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है तो मेरे हस्बैंड बकायदा मुझे ऑफर देते हैं, तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो कह दो। तो फिर मैं ये देखती हूँ कि इंस्टेंट चार्जर में अगर मैं ये बात अपनी दोस्त को कहूँ तो उससे क्या इफेक्ट होगा, अपनी बहन से शेयर करूँ तो क्या होगा, और अगर अपने भाई से कहूँ, अपने बच्चों से कहूँ, और अगर शोहर से कहूँ, तो फिर मुझे सबसे बेस्ट उस सिचुएशन में अगर वो ऑफर करते हैं तो मुझे फिर वही लगते हैं। उसका एक हल है, क्या? उसमें आप ना कॉटन, वो जो ईयरबड्स होते हैं ना, वो अपने हस्बैंड को दे दें और फिर आप बोले, या हस्बैंड को कि जब मैं बोलूं ये ईयरबड, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स कम होंगे। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है कि आप अगर भरे में हैं तो आप अपने हस्बैंड से के मुतालिक ही भरे में हैं गुलनाज। अगर नहीं, हस्बैंड के वो मुतालिक भरे में, बाज दफा वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो पंजाबी में लिपेट कहते लेते हैं आप सबको। नहीं वो क्या कहते हैं उसको, निकल गया ज़हन से मेरे, डिग्गिया खोते थे गुस्सा कमियार थे, कि अच्छा 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 अच्छा। खोते भी गिरा है और वो गुस्सा, यानी ये गुस्सा किसी का होता है, निकल किसी का जाता है। तो उस सेंस में मैं कह रही हूँ कि अगर आप हाँ, इतने ज्यादा वो भरे हुए हैं ना, तो इसका एक ही हल है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बचने के लिए आप ईयरबड्स दे दें, ताकि वो आफ्टर नहीं इफेक्ट्स कम हो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप किसके मुतालिक भरे में। अगर आप हस्बैंड के मुतालिक ही भरे में हैं, तो खुदारा खुदारा अपने हस्बैंड में कभी मत निकालिएगा। यही फिर तो मैं आपको नहीं पता, यही तो मैं कह रही हूँ। तो मैं आगे इसकी वजाहत दे रही हूँ ना आपको, कि अगर आप जैसे कोविड-19 की वजह से अगर आप भरे में हैं, या आप शॉपिंग ना करने की वजह से भरे हुए हैं, तो आप अपने हस्बैंड पे निकालें, लेकिन आप जिस इंसान के मुतालिक भरे में है ना, उस पे खुदारा मत निकालिएगा। That's what I'm saying कि ईयरबड्स दे सारी, देंगे। हाँ, ये यहाँ मैंने गलती की कि आपका अगर हस्बैंड के मुतालिक भरा हुआ है तो फिर उनके उनके ऊपर अपना कथारसिस ना करें। हाँ, फिर आप फिर अपने आफ्टर फ्रेंड से इफेक्ट्स हो शेयर कर जाएंगे। सकते हैं, हाँ, फिर आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि उसकी आप एक लिस्ट तैयार कर लें और उस लिस्ट को फ्रिज पे लगा लें, कहीं पे भी लगा लें, और जब भी आपका मूड खराब हो या आप उस कैफियत में आए तो आप उस लिस्ट को देखें और उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करा और आपने जो है अपना कथारसिस कर लिया। बाज़ इंस्टेंट चार्जर ये भी होते हैं कि आप गए और आपने जो है गर्म पानी खोला और आप बस खड़े हो गए उसके नीचे, और आप रिलैक्स कर रहे हैं, उसमें डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, और बस आप जो है उस मोमेंट में आप अपने ही साथ हैं बस। तो उसमें भी आप काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाते हैं और काफी हद तक आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इसके एक साथ मेरे साथ मैं ये में भी है, सॉरी अर्शी, अर्शी, एक पावर नैप की भी है, कि अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं और तो बस लाइट बंद करें और थोड़ी हाँ, देर 10-15 मिनट पावर आधा नैप, हाँ घंटा पावर हाँ, नैप लें। और सही। बाज दफा वो सही किस्म की पावर नैप आ जाती है, और वो बाज दफा हम उठते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हम बहुत देर तक सोए हैं, लेकिन वो सिर्फ जस्ट हाँ 10-15 मिनट्स हुए होते हैं, एंड दैट्स हाँ, रियली अ गुड थेरेपी। सही। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे अभी आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं कि किसका क्या क्या इंस्टेंट चार्जर है लाइफ में, तो इससे हाँ, हमें एक आइडिया होगा। मैसेजेस सब नहीं आप आ सब रहे अपने अब। अपने इंस्टेंट चार्जर बताएं कि कौन सी चीजें आपको ऐसी कैफियत में कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो ये दूसरे लोग भी जो है उससे इंस्पायर्ड होंगे और नई नई चीजें पता चलेंगी। बाज़ अगर सिर्फ आप पेंटिंग कर लें, आप स्केचिंग कर लें, डूडलिंग कर लें, वो चीज भी आपको काफी हद तक रिलैक्स कर रही होती है। फिर इसके बाद आता है आपका एक मी टाइम, के एक मी टाइम को मैं ये कहूंगी पावर ब्रेक, या आपका जो है एनर्जी ब्रेक। यानी मी टाइम एक ऐसा टाइम है, आप दिन में जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह से रात तक आप दिन में कम से कम 2 से 3 पावर ब्रेक्स लें, या 2 से 3 मी टाइम अपने लिए रखें। ये ऐसा टाइम होना चाहिए जो कि अनइंटरप्टेड टाइम हो आपके अपने लिए, जिसमें आप सिर्फ अपने साथ हो, आप अपने डिजायर्स को सुने, अपने जज्बात के ऊपर आप फोकस करें, अपनी थॉट्स को लिसन करें, अपने ख्यालात को के ऊपर आप फोकस करें, और उसमें आप वो एक्टिविटीज करें जो आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं या बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स रख रही होती हैं।
जैसे मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि मी टाइम के दौरान आप जैसे कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, या उस मी टाइम के दौरान आप अपनी कोई फेथ टीचिंग कर सकते हैं, आप कोई जो है फॉर इंस्टेंस मी टाइम आपका एक कप ऑफ कॉफी भी हो सकता है, या मी टाइम आपका कि आपने इस टाइम पे अपने फ्रेंड को फोन करना है। जी आप भी बताइए। मेरे ज़हन में जब मैंने ये टॉपिक देखा और उसमें आपका जब मी टाइम देखा, तो मेरे ज़हन में एकदम से आया कि शायद मी टाइम होता है कि आप चलें आज मैं फेशियल कर लेती हूँ, आप मैं स्किन क्लेंजिंग कर लेती हूँ, अपने बाल अच्छे से वो क्या उसको कहते हैं उनको थोड़ा सा कोई स्टाइल बना के, और यानी अपने पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर टाइम स्पेंड करने को मैंने ये आई डोंट नो हाँ मी टाइम नहीं, या जो आप बात कर रही हैं वो पर्सनल ग्रूमिंग टाइम आप उसको कह सकते हैं। मी टाइम एक्चुअली ये रिलेटेड है आपका एनर्जी ब्रेक और पावर ब्रेक के साथ रिलेटेड है, कि ये वो टाइम है जो सारा दिन या सुबह से दोपहर तक आपकी जितनी एनर्जी खर्च हुई है, या आप जितने थक गए हैं, या आप जितने मिजाजन चिड़चिड़े हो गए, तो ये मी टाइम आपकी इस एनर्जी को, अगर वो सुबह आप उठे, आप यहाँ थी एनर्जी, काम करते करते वक्त और हालात ने आपको दोपहर तक यहाँ पहुंचा दिया, तो ये मी टाइम आपको वापस इस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जाएगा। अगर आपको फेशियल करने से बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत कंफर्ट मिल रही है, तो वो भी आपका एक मी टाइम हो सकता है। तो ये आपको खुद देखना है कि आपके मिजाज के मुताबिक, वक्त हालात के मुताबिक, और कितना टाइम आपको मिल रहा है, उस मी टाइम में आप अपने साथ क्या करेंगे जो आपकी इतनी एनर्जी को वापस यहाँ लेकर के आएगा। ये आपके अपने ऊपर, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। अच्छा, इसके बाद एक और टेक्निक का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो है ग्राउंडिंग 4-3-2-1 टेक्निक। ये टेक्निक भी अगर आप इसकी भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको जो है वो YouTube पे मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी बहुत बेसिक एक्सरसाइज आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। ग्राउंडिंग 4-3-2 एक्सरसाइज बेसिकली क्या है कि ये एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है, और जैसे वर्ड ग्राउंडिंग या ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि ये आपको इंस्टेंटली रियलिटी से कनेक्ट करेगा। और ये एक्सरसाइज आपने उस वक्त करनी है जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, या आपका गुस्सा काबू में नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब सिचुएशन हाथ से निकल रही है और मैं क्या करूं, या मेरा मूड बहुत ज्यादा सैड हो रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से इन तमाम कैफियत से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, तो ग्राउंडिंग टेक्निक जो है बेसिकली आपको इंस्टेंटली रियलिटी से कनेक्ट करेगी। जैसी आप रियलिटी से कनेक्ट होते हैं इस टेक्निक को करने के बाद, या आप अपने हवासों में वापस आते हैं, तो आपने क्या करना है कि उसके फौरन बाद या तो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, या आपने जो है फौरन वो करना है, अपना इंस्टेंट चार्जर ढूंढना है, या आपने फौरन जो है रिलैक्सेशन करनी है, या अपना मी टाइम स्टार्ट करना है। अब ग्राउंडिंग 4-3-2 एक्सरसाइज बेसिकली क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या होता है, ये एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है कि आपकी जब ऐसी कैफियत हो, आपने फोकस करना है कि सबसे पहले आपने अपनी आंखों से 4 चीजों को देखना है और माइंड में उनका नाम रिपीट करना। फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी मैंने फौरन देखा, इस लैपटॉप को देखा, मैंने अपने इस पेपर को देखा, इस टेबल को देखा, और इस पेन को देखा। 4-3 में आपने क्या करना है, एटलीस्ट आपने 3 चीजों को टच करना है विथ योर हैंड और फीट। ठीक है, तो मैंने इसी वक्त टेबल को टच करा, मोबाइल को टच करा, और इस पेन को मैंने टच कर लिया। यानी मैं अपने आप को अपनी 5 सेंसेस को कनेक्ट कर रही हूँ विद डिफरेंट पीसेस। फिर इसके साथ साथ मैंने ये किया कि जो आपका नंबर 2 है उसमें जो है मैंने कोई भी 2 चीजें जाके टेस्ट करी। जैसे अभी तो रोजे का टाइम है तो वो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपने जैसे पानी पी लिया या आपने कोई चीज खा ली, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके सेंसेस होंगे वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और 1 में ये कि आपने कोई भी साउंड हेयर करना है। इसको आप स्विच भी कर सकते हैं कि जैसे कोई 2 साउंड आपने सुने और एक चीज आपने जो है खाई।
तो उसमें 2 साउंड में जैसे मुझे अपनी आवाज आ रही है, या मैं जैसे अभी मैंने जैसे पेन को मैंने टच किया तो साथ में इसको ये रखा तो मुझे पेन की भी आवाज आई कान में, तो मेरा ध्यान फौरन उस तरफ चला गया। ये बेसिकली आपको, ये टेक्निक आपको डिस्ट्रैक्ट करती है किस चीज से, जिस वक्त आप एक खास तरीके के इमोशनल कैफियत में गिरफ्तार है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक आपको उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकाल देगी, या उस फ्रेम ऑफ माइंड के सर्कल को तोड़ देगी। और जैसे ही आप रियलिटी में मौजूद चीजों से आप कनेक्ट हुए, फौरन ही आपने क्या करना है, फिर कोई भी इंस्टेंट चार्जर में से कोई भी चीज लेनी है, या आपने डीप ब्रीदिंग फौरन कर ली। तो मेरा ख्याल है कि मैंने काफी हद तक जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की होगी। और मेरे ख्याल में अगर आप ये तमाम टेक्निक्स आप यूज करते हैं, क्योंकि मैं टाइम पे भी फोकस कर रही हूँ, टाइम भी हो गया है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी अर्शी, यहाँ पे आपने पूछा था ना कि आप लोगों के कौन से हैं इंस्टेंट चार्जर्स, तो यहाँ पे नौरीन अली कह रही है कि मेरा मोबाइल फोन जो है वो मेरा इंस्टेंट चार्जर है। वो मेरे ख्याल में उस सभी का इंस्टेंट चार्जर आजकल। और हिना फ्रीन कह रही हैं टॉक टू वन ऑफ माय फ्रेंड कलरिंग और गो आउट फॉर अ वॉक। और शादाब अहमद कह रही हैं मेरी टी और थोड़ी देर अकेले रहना मेरा इंस्टेंट चार्जर है। वाह, तो इसका मतलब है इस सेशन ने फुल्ली चार्ज कर दिया है ऑडियंस को। फुली चार्ज कर दिया। और वो क्या उसको कहते हैं ना, रमजान, और हैप्पी रमजान एवरीवन, जो शुरू में मेरी बोलती बंद हो गई थी तो मैंने सबको कहना था कि जिन्होंने आज रोजा रखा है उन्हें हैप्पी रमजान और रमजान मुबारक टुडे, सबको और रमजान जो मुबारक। कल जो रख रहे हैं उन्हें एडवांस रमजान मुबारक। वो कह रही है, हिना फिन कह रही है सम टाइम टॉक टू यू अर्शी इज माय हाँ इंस्टेंट हिना, चार्जर। मुझे पता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी काफी जब हिना से बात करती हूँ तो मैं खुद भी काफी रिलैक्स फील करती हूँ। और एक मैं सिर्फ इसका इंस्टेंट चार्जर नहीं हूँ, हिना भी मेरी इंस्टेंट चार्जर है। जी हिना, सुन लिया आपने? अर्शी कह रही है आप भी मेरे इंस्टेंट चार्जर हो। अच्छा जी, तो रमजान सबको मुबारक। और अब महीना शुरू हो गया, इंशाल्लाह खैरियत से गुजरे और सबका रमजान जो है वो बहुत बाबरकत और सबके लिए ब्लेसिंग लेकर आए। और दूसरी बात ये है कि मुझे सब लोग ये पूछ रहे थे कि ये ग्रुप जो है बज़्म ख़वातीन, तो ये ग्रुप मैंने शुरू किया है, इसका क्या पर्पस है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगी सबको कि बज़्म ख़वातीन जो है वो बेसिकली सुमेरा नसीम, आसिया खातून और एक और हमारी फ्रेंड्स हैं, 2-4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये मिलके स्टार्ट किया था आई थिंक अबाउट 6-7 years ago। तो उसका बेसिक मकसद जो था वो ये था कि हम अपने पाकिस्तान से दूर इतनी यहाँ पे हैं, और जब हम लोगों की इस तरह के डेज आते हैं जैसे ईद है, रमज़ान है, या बहुत से ऐसे दिन होते हैं जो पाकिस्तान में हम लोग इतने मज़े से सेलिब्रेट करते थे, तो हमें यहाँ फील होता था कि हमारे बच्चों को उन चीज़ों से ज़रा दूर हैं। तो उस वजह से हम लोगों का ये आइडिया था कि हम जो इस एरिया में रहती हैं सारी ख़वातीन मुस्लिम जो हम लोगों यानी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उन्होंने मिलके पहले ये ग्रुप बनाया था, और फिर हम लोगों ने इसके अंडर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, लाइक ईद मिलन पार्टियाँ की बड़ी छोटी ईद पे, फिर लास्ट ईयर कोविड से पहले हम लोगों की एक इफ्तारी हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें वुमेंस डे की, और सबसे बड़ी बात कि हर साल हम लोगों का एक ईद मिलादुन नबी यानी 12 रबीउल अव्वल वगैरह के ऊपर हम लोग एक मिलाद करते थे। बाज दफ़ा किसी के घर में या किसी हॉल लेके भी हमने 1-2 दफ़ा किए, तो बड़े अच्छे हमारे ये सारे प्रोग्राम रहे। और हमें बड़ा अच्छा फील हुआ कि सारे मुसलमान ख़वातीन जो हमारे एरिया में रहती हैं और पाकिस्तानी इंडियन के कहीं से भी हैं,
तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें और हम लोग अपनी जो है वो कल्चर और अपने जो फेस्टिवल्स हैं उसको हम लोग जो है वो अपने बच्चों तक पहुंचा सकें, अपनी यानी बच्चियां और बच्चे छोटे छोटे थे सारे। तो लेकिन उसके बाद ये कोविड आ गया, तो 1 साल तक तो सब लोग कंफ्यूज ही रहे कि क्या करें। हाँ। तो बहुत से लोगों ने क्या उसको कहते हैं जूम पे मीटिंग्स इस तरह स्टार्ट कर ली। फिर ये ख्याल आया कि बस में खवातीन का इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर पेज तो ऑलरेडी था, लेकिन वो पेज सिर्फ हम लोगों का ये था कि वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए या अपने जो फंक्शंस होते थे इनके अनाउंसमेंट के लिए यूज होता था। तो फिर ये कोविड की वजह से जब सब कुछ बंद था तो हमारी ना कोई ईद मिलन पार्टी हुई, ना हमारा कोई मिलाद हुआ, और ना ही कोई और प्रोग्राम हो सका। तो उसके बाद ये डिसाइड किया कि जूम के ऊपर कुछ हम लोगों ने मीटिंग्स की। हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये था कि वो एज अ यानी अपने घर बैठ के हम लोग वो मीटिंग्स अटेंड करेंगे। आपने भी मेरे ख्याल में 1-2 की है ना अर्शी? तो उसमें हमारी काफी अच्छे टॉपिक्स और वो थे। हम लोगों के साथ हैं किरण हैं और अस्मा खान आई थी, फिर आसिया खातून और नसरीन ने उमा। कुछ टॉपिक्स किए थे। और किसने किया था, मैं किसी को मिस कर रही हूँ? और अभी रिसेंटली इशरत ने अभी जूम के ऊपर वेलकम रमजान का बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। आपने मेरा नाम नहीं लिया गुलनाज। आपका तो अब हो रहा है ना। आपका तो अब पूरा महीना आपका। हाँ सही। अब तो हम हर हफ्ते अर्शी से मुलाकात करेंगे और मजे मजे के इंशाल्लाह। टॉपिक्स। और मैं तो अर्शी को कह रही थी, अर्शी रमजान है, कोई खाने पीने का भी करो, सुने तुम्हारे पास बड़ी जबरदस्त किस्म की रेसिपीज हैं, तो हाँ निकालो देखो कभी टाइम इंशाल्लाह। तो कोई लाइव कुकिंग का अच्छा भी हम ये करते हैं। बात वैसे ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं कि उनको कोई खास टॉपिक ऐसा जो चाहते हैं कि उसको एड्रेस किया जाए, तो वो हमें बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की जाए। ये मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम भी ये मैंने पूछा था, है ना, कि कोई टॉपिक है कोई इंटरेस्टिंग, किसी का कुछ माइंड में होता है ना, अच्छे इस टॉपिक पे होना चाहिए, या ये आजकल ये हॉट टॉपिक है। वैसे तो आजकल हॉट टॉपिक कोविड ही है, जिस पे आज भी हाँ हम लोगों ने कर लिया। तो तो इंशाल्लाह आप हमें दें सजेशन वगैरह। तो फिर हम लोगों ने ये जो है वर्ड ये इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाया था, ये बज़्म ख़वातीन का, जिस आसिया ने और नसरीन और सुमेरा ने मिलकर। तो उसके बाद मुझे ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों का पता है, जो कि आजकल आज काफ़ी टेक्निकल चीज़ों ने तंग भी किया, लेकिन ये है कि इस वजह से वो मुझे सुमेरा ने एडमिन बनाया है, तो इन टेक्निकल चीज़ों को देखने के लिए। तो ये ग्रुप मैंने नहीं बनाया, आई एम एज एडमिन इन इट। तो और ये कि इसमें हम लोगों का ये बेसिक मकसद तो ये है कि हम लोग अपने जो है एक दूसरे के साथ चिट चैट करें, एक दूसरे को प्रमोट करें, और अगर कोई बिजनेस वगैरह कोई कर रहा है यहाँ पे, जैसे कोई कपड़ों का, ज्वेलरी का, कोई भी कुकिंग का, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक डे रखा हुआ है कि वो एवरी थर्सडे को उसके अंदर अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब रमजान आ रहा है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एवरी डे जो होगा वो आपका बिजनेस प्रमोशनल डे होगा। तो एवरी डे वो एडवर्टीजमेंट का जो पेज है आप उसके नीचे जो है वो शेयर करेंगे कुछ भी टॉपिक, अपना टॉपिक नहीं, आई मीन कि अपना बिजनेस वगैरह, तो वो आपका टॉप पे रहेगा, उसकी अनाउंसमेंट पेज है। तो और अगर आप में से कोई लाइव आना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है कि आपको कौन सा टाइम या डेट सूट करता है। लेकिन ये है कि वो आपको अपने पेज से आप लाइव आ सकते हैं या अपना पर्सनल जो प्रोफाइल है उससे। तो और लेकिन आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा कि हमने इस टाइम लाइव आना है। ये नहीं कि आप लाइव आ रहे हैं और फिर आप हमें मैसेज भेज रहे हैं कि इसको शेयर कर लो। तो इस तरह से जो है वो बाज़ दफ़ा लाइव लेने के लिए भी जो एडमिन या मॉडरेटर होते हैं उनको फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि आप
मैसेज भेजेंगे कोई एक तो वो बाज़ दफ़ा घर में बिजी होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, फोन नहीं देखा, तो आप पहले से अगर बताया होगा कि लाइव सेशन हम लोगों ने करना है तो हम उसको फिर उस टाइम पे हम लोग फिर अरेंज कर लेंगे, कोई ना कोई जो है वो उसको अटेंड करे और आपके साथ रहे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो बहुत अच्छा लगा अर्शी, आपने बड़ा अच्छे, आपके सारे पॉइंट्स थे, बहुत अच्छे टॉपिक्स थे इसके जो हैं इमोशनल केयर के। तो आप इस तरह कीजिएगा, ये जो चैट बॉक्स है इसके अंदर सारे पॉइंट जो आपने कहे हैं, बाज दफा वो लोगों को समझ नहीं आती है, दे कैन डू द गूगल सर्च करके वो डीप ब्रीथिंग 478, और दूसरा आपने क्या बताया था, ग्राउंडिंग टेक्निक 4-3-2-1। 4-3-2-1। और वो जो इंस्टेंट चार्जर, वो तो खैर इंस्टेंट चार्जर की तो सबको समझ आ गई होगी। और तो उसमें ऐसा है कि मैं आज का अपना ग्रेटिट्यूड ब्लॉग जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर इसी उसके लिखूंगी, अंदर, ठीक है, और फिर मैं यही शेयर कर दूंगी, तो इसी आप चैट बॉक्स के अंदर आप शेयर कीजिएगा ताकि वो सबको पता ठीक चल है, जाएगा कि वो उससे रिलेटेड जो है वो वो उसको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी आप लोगों को। एग्जैक्टली। और थैंक यू सो मच अर्शी आपका, और आपका भी इंशाल्लाह बहुत नेक्स्ट शुक्रिया। टाइम हम लोग फिर आएंगे, और अल्लाह करे कोई इंशाल्लाह। टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलें, अल्लाह मतलब एक हाफिज। नई प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग बहुत सीख रहे हैं, तो इसलिए जो सब लोग देख रहे हैं, तो अगर इस तरह के कोई ब्लंडर होते हैं ना तो उसको जो है बियर विद अस, क्योंकि हम लोग भी लर्निंग फेज में हैं और आप लोग भी इससे लर्न करेंगे। तो इंशाल्लाह होती है फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात, अल्लाह और हाफिज। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।